हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी श्वेता वर्मा। गाइस, अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा एंड हुआ है? फाइनेंशियल ईयर 24-25। अब इसकी रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपका ऑडिट नहीं होना तो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या होगी? 31 जुलाई 2025। लेकिन अगर आपका ऑडिट होना है तो आपको कब तक अपना रिटर्न फाइल करना होगा? 31 अक्टूबर 2025 तक। लेकिन अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे हैं या फिर आपने म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रखा है या आपके पास कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, कोई फ्लैट है जिसको आपने इस साल सेल किया है 24-25 में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत रेलिवेंट होने वाली है। क्योंकि देखिए, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक था। ओके, लेकिन इस बीच क्या हुआ था? एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट आई। क्या? 23 जुलाई 2024। इस डेट को क्या हुआ था? बजट 2024 प्रेजेंट किया गया और इस बजट ने कैपिटल गेन्स के टैक्सेशन में मेजर अमेंडमेंट किए। पीरियड ऑफ होल्डिंग को चेंज किया गया, टैक्स रेट्स को चेंज किया गया, इंडेक्सेशन बेनिफिट को रिमूव कर दिया गया और ये जो सारे चेंजेस थे ये एप्लीकेबल हो रहे थे इसी डेट से, इमीडिएट इफेक्ट थे, राइट। तो इससे क्या हुआ कि जिन लोगों ने अपनी कैपिटल असेट सेल की इस पीरियड में, वो लोग जो टैक्स कैलकुलेट करेंगे, टैक्स पे करेंगे, वो ओल्ड प्रोविजन के अकॉर्डिंग, मतलब लास्ट ईयर जैसे कैपिटल गेन टैक्स निकलता था वैसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने अपनी एसेट ट्रांसफर की इस पीरियड में, वो कैसे टैक्स कैलकुलेट करेंगे? बजट 2024 के जो चेंजेस थे उनको कंसीडर करने के बाद टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना कि लास्ट ईयर तक कैसे टैक्स कैलकुलेट किया जाता था, कैपिटल गेन टैक्स, और बजट 2024 के बाद में कैपिटल गेन टैक्सेस में क्या चेंज आए और टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जिससे आपकी कैपिटल एसेट या यहाँ ट्रांसफर की हो या फिर आपने यहाँ ट्रांसफर की हो, आप उस पर प्रॉपरली टैक्स को कैलकुलेट कर पाए। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, टैक्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, बजट 24 के चेंजेस क्या थे, अमेंडमेंट क्या थे और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, और इन सबको हम विद एग्जाम्पल समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले, जब भी आप किसी कैपिटल असेट को सेल करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, ओके, आपको क्या पे करना पड़ता है? कैपिटल गेन टैक्स, ये आपको पे करना पड़ता है। तो आपके पास कोई असेट है, कैपिटल असेट, जैसे ही जिस दिन आप सेल करते हो, ट्रांसफर करते हो, आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स आ जाता है। अब मान लेते हैं आपने कोई 2 साल पहले शेयर्स परचेज किए थे 1 लाख रुपए के, ओके, और 2 साल बाद आज आपने उन शेयर्स को सेल किया 1.5 लाख रुपए में, ओके। अब आपका कैपिटल गेन टैक्स किस अमाउंट पर निकाला जाएगा, किस पर कैलकुलेट किया जाएगा? इस 1.5 लाख रुपए में जो आपका सेल प्राइस था? देन आंसर इज नो। कैपिटल गेन टैक्स, नाम से ही पता चल रहा है, गेन टैक्स मतलब ये हमेशा निकलता है प्रॉफिट पर। आपको जितने का प्रॉफिट हुआ होता है, एसेट को सेल करने पर जो प्रॉफिट हुआ होता है उस पर टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है। तो आपने 1 लाख के शेयर्स 1.5 लाख में सेल किए, आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट हुआ 50,000 रुपीज का, इस पर निकाला जाएगा कैपिटल गेन टैक्स, ओके। दूसरी बात समझते हैं, आपने जब शेयर सेल किए थे 1.5 लाख रुपए के, इन शेयर्स को सेल करने में आपने 1000 रुपए की ब्रोकरेज भी पे की ब्रोकर को। अब आपका प्रॉफिट क्या हुआ? तो अब आपका प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख में से 1 लाख गए, आपको नेट अमाउंट कितना रिसीव हुआ? 1,49,000, है ना। तो 1,49,000, 1 लाख के शेयर्स आपने 1,49,000 में सेल किए, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? 49,000 का। तो अब कैपिटल गेन टैक्स 49,000 पर निकलेगा, राइट। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कुछ सेल करते हो, आपको जो सेल कंसिडरेशन रिसीव होता है, अगर आपने सेल करने में, कोई ट्रांसफर करने में कोई एक्सपेंडिचर किए हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्रोकरेज था जो कि शेयर्स को सेल करने में किया गया था, तो उसको माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट आप रिसीव करते हो उस पे से निकाला जाता है
प्रॉफिट। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। तो इसी तरीके से अब इस पर कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता कैलकुलेट करना कि सेल प्राइस में से परचेज प्राइस माइनस कर दिया, गेन आ गया और टैक्स निकाल दिया। नहीं, पहले आपको क्या देखना होता है कि जो आपकी कैपिटल असेट है वो कौन सी कैपिटल असेट है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है या वो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट क्या होती है कि अगर आपने कैपिटल असेट को एक शॉर्ट पीरियड के लिए होल्ड किया है मतलब वो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। लेकिन अगर आपने उस असेट को लॉन्ग पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है तो वो बन जाती है लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट पर जो गेन होता है वो होगा हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट पर जो गेन होता है वो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ओके, अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये निकालना क्यों जरूरी है, ये आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है कि हमारा गेन कौन सा है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। क्योंकि इन दोनों की जो टैक्स रेट होती है वो अलग अलग होती है। इसकी टैक्स रेट अलग होती है और इसकी टैक्स रेट अलग होती है। तो आपके गेन पर कौन सा टैक्स लगेगा, क्या टैक्स रेट लगेगी, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका गेन किस टाइप का है। गेन देखने के लिए पहले आपको असेट आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। और ये असेट कब आइडेंटिफाई करनी होती है, जिस दिन आप उसको सेल करते हो, ट्रांसफर करते हो, उस दिन आप देखोगे कि मैंने कितनी टाइम के लिए होल्ड की थी। राइट, समझ में आ गई होगी इतनी चीज। नेक्स्ट चीज समझते हैं कि कैपिटल असेट होती क्या है आखिर। कैपिटल असेट क्या होती है, देखिए आप अपना पैसा किस में लगा सकते हैं, किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स को बाय कर सकते हैं, या फिर आप प्रेफरेंस शेयर्स खरीद सकती हैं, या फिर आप बॉन्ड्स खरीद सकती हैं, डिबेंचर्स खरीद सकती हैं, या फिर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकती हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। राइट, ये जो होते हैं सिक्योरिटीज, इनको क्या बोलते हैं, जो शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, इनको बोलते हैं सिक्योरिटीज। ये सिक्योरिटीज लिस्टेड भी हो सकती है और अनलिस्टेड भी हो सकती है। ठीक है, लिस्टेड मतलब जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है। ठीक है, तो जब कोई सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है इसका मतलब क्या होता है कि हमें उसकी बाय करनी है या सेल करना है तो वो हम स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करेंगे। और जो सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं होते उसको बोलते हैं अनलिस्टेड सिक्योरिटीज। तो इसकी बाय सेल कैसे होती है, लोकल मार्केट में, ऑफ मार्केट में, डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन वो हो जाती है। तो क्या अनलिस्टेड सिक्योरिटीज स्टॉक मार्केट में हम उसको परचेज या सेल कर सकते हैं, देन आंसर इज नो। क्लियर, और हम अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं। राइट, अब ये म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, तो जैसे अगर आपको शेयर मार्केट की, स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, आपको डर लगता है पैसा लगाने में, आपको लगता है कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स खरीद सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती हैं कि आपका पैसा ले लेती हैं और वो आपका पैसा स्टॉक मार्केट में ही लगाती हैं। तो आपको आपका जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में ही लग रहा है, लेकिन वो म्यूचुअल फंड कंपनीज के थ्रू लग रहा है। वहां पर एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगाती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका पैसा कैसे लग रहा है। अगर आपका पैसा 65% या उससे ज्यादा किसी इंडियन कंपनी के इक्विटी शेयर्स में लग रहा है तो वो हो जाते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। अगर आपका पैसा 65% या उससे ज्यादा डिबेंचर्स में या बॉन्ड्स में लग रहा है तो वो हो जाते हैं डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। राइट, और अगर 65% का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कुछ पैसा डेट में लग रहा है, कुछ पैसा आपका इक्विटीज में लग रहा है, तो वो हो जाते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, तो इस टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो गाइस, अगर म्यूचुअल फंड के बारे में आपको नॉलेज लेनी है कि म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप के होती हैं, इसको ट्रांसफर करने पे कैपिटल गेन टैक्स कैसे लगता है, बजट 2024 के अमेंडमेंट के बाद में कैपिटल गेन टैक्स इस पर कैसे लगता है, तो इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखी है, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, चेक कीजिएगा, जिससे आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और इसके टैक्सेशन के बारे में आपको पता चल जाए। क्लियर, और क्या कर सकते हैं, आप कोई लैंड खरीद सकती हैं, कोई बिल्डिंग खरीद सकती हैं, है ना, अपना पैसा आप वहां लगा सकती हैं। और क्या कर सकती हैं, आप ज्वेलरी खरीद सकती हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, गोल्ड,
सिल्वर, राइट। या फिर अगर आपके पास क्या होता है, कोई आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस होती हैं, आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस होती हैं, कोई आपकी ड्राइंग होती है, कोई पेंटिंग्स होती है, ठीक है, कोई स्कल्पचर्स होती हैं, कोई वर्क ऑफ आर्ट है, अगर आप उसको सेल करते हो तो कैपिटल, तो ये भी आपकी कैपिटल एसेट होती है। मतलब क्या होता है कि जैसे आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस, ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर तो आपको पता ही है। आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस क्या होती हैं कि जो एंटिक आइटम्स होते हैं, जैसे आपके पास 50 साल पुराने, 60 साल पुराने कॉइन्स हैं जो उस टाइम पे चलते थे, अब आज आप उनको सेल करोगे तो उनकी कीमत ही अलग होगी मार्केट में, राइट, लाखों रुपए की कीमत होगी। वो होते हैं आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस, ये भी आपकी कैपिटल एसेट होती है। आपके पास कोई ड्राइंग है, कोई पेंटिंग है आपके घर में, वो भी कैपिटल एसेट होती है, इनको भी आप सेल करते हो, कैपिटल गेन टैक्स राइज हो जाता है। स्कल्पचर है, स्कल्पचर मतलब मूर्ति वगैरह जो होती है, ठीक है, वर्क ऑफ आर्ट या किसी तरीके की कोई आर्ट वाली चीज है, तो ये भी कैपिटल एसेट होती हैं। जो इनकम टैक्स एक्ट में कैपिटल एसेट की डेफिनेशन दे रखी है, उसमें इनको स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया है। वैसे क्या बोला गया है कि आपके पर्सनल नेचर की कोई एसेट है, जैसे आपका घर का बेड है, सोफा है, फ्रिज है, टीवी है, कार है, ये कैपिटल एसेट नहीं होती। अगर आप इनको सेल करोगे तो आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स पे नहीं करना। लेकिन अगर आपकी ज्वेलरी है, गोल्ड है, आपका सिल्वर है, आपका आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट है आपके पास, आप इनको सेल करोगे तो आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे वो ड्राइंग, पेंटिंग आपने अपने घर में सजाकर क्यों ना रखी हो, राइट। तो आपने देखा कि इस तरीके की आपके पास कोई कैपिटल एसेट है, ठीक है। अब आप जिस दिन उसको सेल करते हो, जिस दिन उसको ट्रांसफर करते हो, आप देखोगे कि आपने उसको कितने टाइम के लिए होल्ड कर रखा है, ठीक है। तो जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें हर एक कैपिटल एसेट के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग बता रखा है कि अगर आपने इतने टाइम के लिए होल्ड कर रखा है, ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म है, इससे ज्यादा होल्ड किया है फिर सेल करते हो तो वो लॉन्ग टर्म है। हर एक कैपिटल एसेट के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग बता रखा है। तो अब आप क्या करोगे कि आप जैसे ही अपने एसेट को सेल करते हो, आप देखोगे कि आपने किसको सेल किया है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग को सेल किया है, तो अब आप देखोगे कि इनकम टैक्स में इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है, मतलब मेरी एसेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। तो ये इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग आ गया। ये 3 कैटेगरी बन रखी है इसमें, ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। जैसे कि अगर आपके पास लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं, सिक्योरिटीज मैंने आपको बता रखा है कि शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, इन सबको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज। अगर आपकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स है, बॉन्ड्स है, डिवेंचर्स है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जो कि लिस्टेड सिक्योरिटीज है। अगर आपके पास यूटीआई की यूनिट्स हैं, अगर आपके पास इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की यूनिट है, अगर आपके पास जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये मतलब कुछ ही कंपनीज, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज या गवर्नमेंट कंपनीज इनको इश्यू कर सकती हैं। नाम से ही पता चल रहा है जीरो कूपन, कूपन मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट। ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करते, ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो कि बहुत मिनिमम फेस वैल्यू पे आपको इश्यू किए जाते हैं। फिर जब इनकी मैच्योरिटी होती है 8 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब भी इनकी मैच्योरिटी होती है तो आपको इससे अच्छा अमाउंट मिलता है। तो रिडीम अच्छे अमाउंट पर होते हैं, फेस वैल्यू पर रिडीम होते हैं, लेकिन इश्यू किए जाते हैं मिनिमम वैल्यू पर। लेकिन बीच में जो भी इनका ड्यूरेशन होता है ये आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करते, ये होते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। और इश्यू कौन कर सकता है, कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज, राइट। तो ये जो है आपकी फर्स्ट कैटेगरी है। अगर आपके पास इनमें से कोई एसेट है, ओके, तो अगर आप उनको 12 महीने के अंदर अंदर, 12 महीने तक अगर आप 12 महीने भी होल्ड नहीं करते हो, सेल कर देते हो, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होती है। 12 महीने रखते हो उसके बाद में सेल करते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होती है। दूसरी कैटेगरी क्या है, अनलिस्टेड शेयर्स। लिस्टेड शेयर्स तो यहाँ पर आ गए। अगर आपके पास अनलिस्टेड शेयर्स मतलब इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, या आपके पास लैंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग है और वो आपने ट्रांसफर की है, अब आप देखो क्या आपने उसको कम से कम 2 साल के लिए होल्ड किया था, अगर 2 साल के अंदर अंदर सेल कर दिया मतलब आपकी वो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट थी। 2 साल रखने के बाद में आपने सेल किया मतलब वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट थी। इसके अलावा थर्ड कैटेगरी है अदर कैपिटल एसेट। अदर कैपिटल एसेट क्या हो सकती है, जैसे कि लिस्टेड बॉन्ड, डिवेंचर्स यहाँ पर थे और अनलिस्टेड यहाँ पर नहीं आए, तो अनलिस्टेड बॉन्ड्स हैं, ठीक है, अनलिस्टेड डिवेंचर्स हैं वो आ जाएंगे,
और क्या क्या आएगा, मैंने आपको क्या बताया था, ज्वेलरी है, गोल्ड है, सिल्वर है, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ये सब भी कैपिटल एसेट होती है। तो ये सारी कैपिटल एसेट यहाँ आ जाएंगी थर्ड कैटेगरी में, राइट। ये हो, या फिर आपके पास लिस्टेड यूनिट्स हो, किसकी, बिजनेस ट्रस्ट की। यूनिट किस किस की हो सकती है, यूटीआई की यूनिट्स हो सकती हैं, म्यूचुअल फंड्स की यूनिट हो सकती है, या फिर बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स हो सकती हैं, राइट। तो यूटीआई और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स तो यहाँ आ गई, बाकी जो बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स है, लिस्टेड यूनिट्स, वो यहाँ पर है। तो अगर आप इनको 3 साल के अंदर अंदर सेल कर देते हो तो शॉर्ट टर्म, और 3 साल के बाद सेल करते हो तो वो हो जाती है लॉन्ग टर्म। तो 3 तरीके की कैटेगरी दे रखी है, 1 साल तक की, 2 साल तक की और 3 साल तक की, राइट। तो आप जो अपनी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करो, पहले आप देखोगे कि वो उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कौन सा है, किस कैटेगरी में वो असेट आ रही है, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि वो असेट शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग। अब हम उस पर देखेंगे कि उस पर टैक्स रेट क्या है जिससे हम अपना कैपिटल गेन टैक्स निकाल पाए। तो सबसे पहली कैटेगरी है ये वाली। इसमें क्या दे रखा है कि अगर आपके पास इक्विटी शेयर्स थे, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स थे, या फिर अगर आपके पास लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स थे, या फिर अगर आपके पास बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स थी, तो इसमें आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग पता था कि इसमें क्या था कि अगर आपके पास इक्विटी शेयर्स है, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, 12 महीने के अंदर अंदर सेल कर देते हैं शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ज्यादा होती है लॉन्ग टर्म। यहाँ पे शॉर्ट टर्म क्या था, 12 महीने के अंदर अंदर शॉर्ट टर्म, उसके बाद सेल करते हैं लॉन्ग टर्म। बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स आती थी थर्ड कैटेगरी में, 36 मंथ्स वाली में, 3 साल के अंदर अंदर सेल कर देते हैं शॉर्ट टर्म, और 3 साल से ज्यादा सेल करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म हो जाती है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, ये आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स रेट पता चल जाएगी। लेकिन ये वही होनी चाहिए जिस पर एसटीटी पे कर रखा हो आपने। एसटीटी क्या होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कब पे करना होता है कि अगर आप सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल या परचेज करते हो तब आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना होता है, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज में कौन सी सिक्योरिटीज परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, जो कि लिस्टेड होती हैं। क्या अनलिस्टेड सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज में परचेज या सेल कर सकते हैं? देन आंसर इज नो, राइट। तो अगर किसी सिक्योरिटी पर एसटीटी पे हुआ है मतलब वो सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अब जो किस सिक्योरिटी पर एसटीटी पे किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटीज कुछ भी हो सकती हैं, शेयर्स भी हो सकते हैं, डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। तो एसटीटी हमेशा इक्विटी शेयर्स को जब हम परचेज या सेल करते हैं तब पे किया जाता है, या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को जब हम सेल करते हैं तब पे किया जाता है, या बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स को जब हम सेल करते हैं तब पे किया जाता है। इसका मतलब बॉन्ड्स हो, डिबेंचर्स हो, इनके परचेज या सेल पर एसटीटी पे नहीं होता, राइट। एक चीज और समझते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आपने 1 लाख शेयर्स, 1 लाख रुपए के शेयर्स परचेज किए थे, जिस पर आपने परचेज टाइम पर 10 रुपए का एसटीटी पे किया, फिर आपने उन शेयर्स को 2 साल बाद 2 लाख रुपए का सेल कर दिया, और सेल के टाइम पे आपने 20 रुपए का एसटीटी पे किया, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी आप सेल प्राइस निकालती हैं उसमें से माइनस कर देती है ट्रांसफर एक्सपेंसेस, जैसे कि मैंने 1000 रुपए तब ब्रोकरेज के माइनस किए थे, तो ये भी एक एक्सपेंडिचर है। तो क्या ये जो एसटीटी का अमाउंट है 2 लाख रुपए से माइनस हो जाएगा? देन आंसर इज नो। एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को कभी भी सेल में से माइनस नहीं करेंगे। ना ही आप ये बोल सकते हो कि परचेज के टाइम पे मैंने खर्चा किया था तो मैं इसको कंसीडर कर दूं, ठीक है। तो कैपिटल एसेट कैलकुलेट करते टाइम एसटीटी को हमेशा इग्नोर करना है, ये कभी भी ब्रोकरेज जैसा खर्चा नहीं माना जाएगा जो कि इसमें से माइनस हो जाए, राइट। जब हमारे अगर ये बिजनेस का नेचर का होता है, मतलब हमारा काम ही यही है, स्टॉक एक्सचेंज में परचेज सेल करने का बिजनेस है, उस टाइम पे तो एसटीटी का क्रेडिट मिल जाता है, आप माइनस कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल एसेट के केस में एसटीटी हमेशा इग्नोर करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। तो आपने देखा कि आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग थी उसके हिसाब से शॉर्ट टर्म था या लॉन्ग टर्म था, स्पेशली ये वही वाले हैं जिस पर एसटीटी पे किया गया हो। तो शॉर्ट टर्म था तो 15% की रेट से टैक्स लगेगा, और अगर वो लॉन्ग टर्म था तो 10% की रेट से टैक्स लगेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, अब जैसे मान लेते हैं 23 जुलाई 2024, इससे पहले की बात हो रही है ना। इसके बाद तो बजट के अमेंडमेंट्स को अभी हम देखेंगे, अभी तो हम पहले की बात कर रहे हैं कि अगर आपने पहले सेल किया तो क्या हुआ। अगर मान लेते हैं कि अगर आपके पास
शेयर्स थे जो कि आपने 12 महीने के अंदर अंदर सेल कर दिए, शॉर्ट टर्म हो गए, 1 लाख रुपए के खरीदे थे, 6 महीने बाद आपने उनको 2 लाख रुपए का सेल कर दिया, तो ये क्या हो गया, 1 लाख रुपए का आपको गेन हो गया। तो इस 1 लाख पर 15% की रेट से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका आ जाएगा 15,000 रुपीज यहाँ पर। क्लियर? अब मान लेते हैं 1 लाख रुपए के शेयर्स आपने खरीदे थे 2 साल पहले और उसके बाद आपने इसको मई में सेल कर दिया 2 लाख रुपए का, तो ये आपके क्या हो गए, 1 साल बाद सेल किए, मतलब है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आपने एसटीटी पे कर रखा था तो वो इस कैटेगरी में आ गए, मतलब 10% की रेट से टैक्स पे करना होगा। अब आपका कैपिटल गेन कितना निकला, 1 लाख के शेयर आपने 2 लाख के सेल किए तो 1 लाख रुपए का गेन निकला। लेकिन जब आपके लॉन्ग टर्म होती है एसटीटी पेड वाले तो उस पर 1,25,000 रुपए की एग्जेम्पशन मिल जाती है, राइट? 1,25,000, क्योंकि ये 1,25,000 के अंदर अंदर आ रहे हैं तो यहाँ पर जो टैक्स है वो कितना हो जाएगा आपका, 0, कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। मान लीजिए कि आप 4 लाख रुपए में सेल करते, 4 लाख रुपए में सेल करते, 1 लाख रुपए में परचेज किए, 3 लाख रुपए का आपका कैपिटल गेन हो गया, उसमें से आपको 1,25,000 की छूट मिल जाती, उसके ऊपर जो आपका कैपिटल गेन आता उस पर 10% की रेट से आपको टैक्स पे करना होता। ठीक है, तो ये जो एसटीटी पेड वाले होते हैं शॉर्ट टर्म पर 15% की रेट से टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म होते हैं 1,25,000 तक कोई टैक्स नहीं है, उसके ऊपर 10% की रेट से आपको टैक्स पे करना होता है। सेक्शन याद कर लीजिएगा, ये 111A वाली है, ये 112A वाले हैं, सेक्शन याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये जो 1,25,000 की लिमिट है ये बजट 2024 ये लेके आया था। पिछले साल तक 1 लाख रुपए हुआ करती थी, लेकिन ये जो लिमिट है ये पूरे साल के लिए एप्लीकेबल है। बाकी के चेंजेस यहाँ से लेकर यहाँ तक एप्लीकेबल हो रहे हैं, लेकिन ये 1,25,000 की लिमिट पूरे साल के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप शेयर्स को यहाँ सेल करो या फिर आप यहाँ सेल करो। क्लियर? इतनी चीज क्लियर हो गई। इसके अलावा अगर आपके पास किसी अदर कैटेगरी की कैपिटल एसेट है, अदर कैटेगरी की कौन सी हो सकती है, जैसे कि बहुत सारी कैपिटल एसेट थी, इक्विटी, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स या बिजनेस ट्रस्ट के अलावा कोई और है, या फिर यही है लेकिन वो है जिस पर आपने एसटीटी पे नहीं किया, राइट? जिस पर आपने एसटीटी पे नहीं किया, तो हो सकता है कि आपके लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हो, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हो या फिर बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स हो, लेकिन आपने लोकल मार्केट में सेल कर दिया हो, तो लोकल मार्केट में जब आप सेल करोगे उसमें तो एसटीटी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर ऐसी सिक्योरिटी है जिस पर एसटीटी पे नहीं किया है या कोई अदर कैपिटल एसेट है तो फिर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने उसको शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड किया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो आप स्लैब रेट से टैक्स लगा दोगे। ओके, लेकिन अगर आपकी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, तो फिर आपको टैक्स क्या पे करना पड़ेगा, 20% इंडेक्सेशन के साथ में, विद इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन क्या होता है कि आपने कोई एसेट थी 10 साल पहले परचेज की थी 10 लाख रुपए की, अब आप उसको सेल कर रहे हो 10 साल बाद 30 लाख रुपए की, तो ये जो 30 लाख रुपए है ये सेल प्राइस है, और ये सेल प्राइस आज का सेल प्राइस है, राइट? 10 साल पहले का परचेज प्राइस 10 लाख रुपए का था, लेकिन अगर आप उस प्रॉपर्टी को आज परचेज करोगे तो वो 10 लाख की तो नहीं मिलेगी, वो महंगी मिलेगी क्योंकि महंगाई बढ़ गई। तो इस वजह से क्या होता है कि सेल प्राइस में जब हम परचेज प्राइस माइनस करते हैं और वो आज का, मतलब उस 10 लाख को जब हम आज परचेज करेंगे तो महंगाई की वजह से वो ज्यादा हो जाएगी, तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है, उसके अकॉर्डिंग जब हम आज के रेट पर लेकर आएंगे, ठीक है, तो उसको बोला जाता है इंडेक्सेशन। ठीक है, इंडेक्सेशन। तो ये जो होता है इंडेक्सेशन वो किस पर किया जाता है, उन कैपिटल एसेट पर, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पर जिस पर आपने सेल करते टाइम एसटीटी पे नहीं किया, राइट? जो एसटीटी वाली होती हैं उन पर तो 1,25,000 का बेनिफिट मिलता है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन एसटीटी पे करने के अलावा जो होती है उस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पर आप कैपिटल एसेट को शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहोगे, उसमें फायदा होगा या लॉन्ग टर्म में फायदा होगा? तो फायदा लॉन्ग टर्म में होगा, क्योंकि 1,25,000 की एग्जेम्पशन मिल जाएगी और उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो भी 10% की रेट से है। यहाँ पर कोई एग्जेम्पशन नहीं है और जो टैक्स है वो 15% की रेट से है, टैक्स रेट भी हायर है ना? तो लॉन्ग टर्म में होल्ड करना फायदेमंद है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे
तो यहाँ पर स्लैब रेट से टैक्स है, तो कोई पर्सन 30% की कैटेगरी में आ रहा है, स्लैब रेट में आ रहा है, तो उसके लिए लॉस है। लॉन्ग टर्म में होल्ड करना फायदेमंद है, क्योंकि इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी यहाँ पर मिल रहा है। शॉर्ट टर्म में तो नहीं मिलेगा, यहाँ पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल रहा है, और फिर उसके बाद उस पर 20% की रेट से टैक्स लग रहा है। ठीक है, इंडेक्सेशन को अभी हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमने समझ ली कि पहले तक कैपिटल गेन टैक्स कैसे होता था, होल्डिंग पीरियड क्या होता था, कैपिटल गेन टैक्स को कैसे कैलकुलेट करते थे। अब आया बजट। बजट ने क्या किया, होल्डिंग पीरियड को भी चेंज किया। क्या चेंजेस आए, 3 मेजर चेंजेस आए। पहला चेंज क्या हुआ कि ये जो लिस्टेड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट थी, अगर आप इनको 3 साल के अंदर अंदर सेल कर देते थे तो शॉर्ट टर्म होता था, और 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म होता था। इन्होंने क्या किया, इसको उठाकर इस कैटेगरी में डाल दिया। तो मतलब अब 23 जुलाई 2024 या उसके बाद में आप बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स को सेल करेंगे तो वो 12 महीने तक शॉर्ट टर्म होगी, उसके बाद सेल करने पर लॉन्ग टर्म होगी। ठीक है, सेकेंड चेंज क्या आया, ये जो 36 मंथ्स का क्राइटेरिया खत्म कर दिया। इन्होंने बोला 2 तरीके की कैपिटल एसेट होंगी, एक तो ये वाली जिसमें अब बिजनेस ट्रस्ट भी ऐड हो गया। ठीक है, एक तो ये वाली होगी जो 12 महीने तक शॉर्ट टर्म, उसके बाद में लॉन्ग टर्म होगी। दूसरी होगी अदर कैपिटल एसेट। अब इसमें सारी कैपिटल एसेट आ जाएंगी, कोई भी हो, तो क्या होगा, 2 साल तक शॉर्ट टर्म और उसके बाद हो जाएगी लॉन्ग टर्म। तो 3 साल तक अब कोई भी एसेट शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म नहीं मानी जाएगी। ठीक है, थर्ड मेजर चेंज क्या हुआ, मैंने आपको बताया था जो अनलिस्टेड बॉन्ड या अनलिस्टेड डिबेंचर्स यहाँ पर कवर होती हैं, 3 साल तक होल्ड करने पर शॉर्ट टर्म, उसके बाद में आती है लॉन्ग टर्म। लेकिन 23 जुलाई 2024 या उसके बाद से अब बॉन्ड्स और डिबेंचर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग खत्म कर दिया गया है। मतलब आप उसको कभी भी सेल करो, कितनी टाइम बाद भी सेल करो, ये हमेशा हमेशा स्लैब रेट से टैक्सेबल होंगी, हमेशा स्लैब रेट से टैक्सेबल होगी। पहले 3 साल के अंदर अंदर सेल करते थे तो स्लैब रेट से टैक्सेबल होती थी, क्योंकि शॉर्ट टर्म होती थी। 3 साल के बाद सेल करते थे तो 20% इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ टैक्सेबल होती थी। अब क्या है, आप कभी भी सेल करोगे तो ये स्लैब रेट से टैक्सेबल होगी। ये 3 मेजर चेंजेस लाए गए। ठीक है, ये इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, टेबल बना। पीडीएफ चाहिए इसकी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया पीरियड ऑफ होल्डिंग, मैंने बता दिया 3 चेंजेस है, बिजनेस यूनिट्स वाला, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स वाला, दूसरा पीरियड ऑफ होल्डिंग वाला, एंड थर्ड जो है नो पीरियड ऑफ होल्डिंग इन केस ऑफ अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। क्लियर। अब उसके बाद में आ जाते हैं टैक्स रेट्स में। ठीक है, तो अब 23 जुलाई और 2024 के बाद में आपको पता चल गया पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या माना जाएगा असेट्स के केस में। अब आता है टैक्स। तो टैक्स में ये चीज बिल्कुल सेम है। अगर आपके पास लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स है, या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है जिस पर एसटीटी आपने पे कर रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर तो पहले भी क्या था 12 मंथ्स, उसके बाद में लॉन्ग टर्म, यहाँ पर भी 12 मंथ्स के बाद में लॉन्ग टर्म। अब 23 जुलाई से यहाँ पर पहले ये 36 मंथ्स बाद लॉन्ग टर्म होती थी, अब ये 12 महीने बाद ही लॉन्ग टर्म हो जाएंगे। तो तीनों 12 महीने के बाद तीनों सिक्योरिटीज क्या हो जाएंगी, लॉन्ग टर्म हो जाएंगी। अगर इन पर एसटीटी पे कर रखा है तो 111A में टैक्स लगेगा और 112A में। शॉर्ट टर्म में 111A, लॉन्ग टर्म में 112A। चेंज क्या हुआ है, पहले 15% की रेट से टैक्स देना होता था, अब आपको 20% की रेट से टैक्स देना होगा। टैक्स रेट बढ़ा दी। यहाँ पर पहले 10% की रेट से टैक्स लगता था, अब 12.5% की रेट से टैक्स लगेगा। राइट, टैक्स रेट बढ़ा दी है दोनों में, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में। और एग्जेम्पशन कितनी है, 1,25,000 रुपए की। ये एग्जेम्पशन भी बढ़ाई गई थी, ये पूरे साल के लिए है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये 23 जुलाई 24 आ गई। यहाँ पर आपके 1 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स को सेल करने पर 1 लाख रुपए के गेन हुए थे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए के गेन हुए थे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। राइट, अब टैक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इन पर हमने एसटीटी पे कर रखा है, इस वाले सेक्शन में कैलकुलेट किया जाएगा। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये 1 लाख रुपए है, यहाँ तो एग्जम्पशन लिमिट के अंदर आ गई है 1 लाख रुपए, इस पर तो कोई टैक्स नहीं। ये वाले 2 लाख रुपए के हैं, अभी एग्जम्पशन लिमिट बची है 25,000 रुपए की।
कितने की बची ये? 1,75,000 रुपए के। 1,75,000 पर 12.5% की रेट से यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि ये 23 जुलाई के बाद में सेल किए गए हैं। क्लियर? 1,25,000 रुपए की लिमिट पूरे साल की है। ठीक है, उसके बाद में अगर आपके इसके अलावा किसी तरीके के कैपिटल गेन्स हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, उसको बताते हैं। तो अदर कैपिटल एसेट के केस में, या फिर वो वाली कैपिटल एसेट जिस पर आपने एसटीटी पे नहीं किया हुआ है। ठीक है, शॉर्ट टर्म है, स्लैब रेट से ही टैक्सेबल होंगे, पहले भी स्लैब रेट से टैक्सेबल थे, अभी भी स्लैब रेट से टैक्सेबल होंगे। लॉन्ग टर्म है तो कैसे? 12.5% की रेट से टैक्सेबल होंगे, पहले 20% की रेट से होते थे। ठीक है, अब यहाँ पे टैक्स रेट को तो कम कर दिया गया, लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट को रिमूव कर दिया गया। ओके, तो पहले आपको महंगाई का जो फायदा मिल जाता था, आपकी जो कॉस्ट होती थी असेट की वो बढ़ जाती थी, इंडेक्सेशन लगा देते थे, कॉस्ट इंक्रीज हो जाती थी, तो जो आपका गेन था वो क्या हो जाता था? कम हो जाता था। राइट? अब ये क्या कर रहे हैं कि 10 लाख की खरीदी असेट 30 लाख में सेल कर रहे हो अगर आप, तो गेन 20 लाख का ही मानेंगे। इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट ही रिमूव कर दिया गया। कब से रिमूव किया गया? 23 जुलाई 2024 से। ओके, 12.5% की रेट से टैक्स लगेगा। आप ये देखेंगे कि जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आप 23 जुलाई 2024 के बाद से, 23 जुलाई 2024 और उसके बाद से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो रेट है वो पार कर दी गई है 12.5%। एसटीटी पे किया गया हो जिस पर, वो भी 12.5%, और जिस पर एसटीटी पेड नहीं है वो भी 12.5%। लेकिन एसटीटी पेड वाले पर 1,25,000 रुपए एग्जेम्प्ट, उसके बाद टैक्स, और यहाँ पर जो एसटीटी जिस पर पेड नहीं है वो पूरे 12.5% की रेट से टैक्सेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किसका है? लैंड एंड बिल्डिंग वाला। लैंड एंड बिल्डिंग का एक एक्सेप्शन है, इसको समझा देती हूँ क्या है। ये क्या है कि अगर जैसे ये आ गया बीच में 23 जुलाई 2024, अगर आपने कोई लैंड या बिल्डिंग इससे पहले कभी की परचेज कर रखी है, ओके, और आप सेल कब करते हो? इस टाइम पीरियड में कभी भी सेल करते हो, ओके, उस वाले केस में जब आप कैपिटल गेन टैक्स को कंप्यूट करोगे, जब आप कैपिटल गेन टैक्स को कंप्यूट करोगे, तब आपके पास ऑप्शन होगा क्या? लोअर का। लोअर का ऑप्शन होगा। आप क्या करो? पहला ऑप्शन क्या है कि आप कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन निकालो विदाउट इंडेक्सेशन, मतलब सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब परचेज प्राइस। इंडेक्सेशन मत लगाओ, ठीक है, जो आता है उस पर 12.5% की रेट से टैक्स निकाल लो। ओके, दूसरा ऑप्शन क्या है? जैसे आप पहले कैलकुलेट करते थे ना, ये बजट आने से पहले क्या करते थे? कैपिटल गेन कैसे निकालते थे? सेल प्राइस माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये निकालो। ये जो गेन आए इस पर 20% की रेट से टैक्स निकालो। ठीक है, अब इन दोनों टैक्स में से जो लोअर आए आप उसको पे कर दो, लोअर ले लो, लोअर अमाउंट पे कर दो। ठीक है, पहला सिनेरियो ये होगा। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? ये है 23 जुलाई 2024, आपने कैपिटल एसेट एक्वायर की थी पहले कभी, ओके। अच्छा, ये क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, क्योंकि शॉर्ट टर्म अगर होगा तो उस पर स्लैब रेट से टैक्स लगेगा, स्पेशल रेट से टैक्स नहीं लगेगा। किस पर लगेगा? स्लैब रेट से। ओके, अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर कर रखी है 23 जुलाई 2024 से पहले, और आप उसको सेल करते हो इसी टाइम पीरियड में, मतलब बजट आने से पहले, ओके, तो जैसे पहले लगता था वैसे ही लगेगा। आपको कैपिटल गेन निकालना होगा, सेल प्राइस माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये आ जाएगा कैपिटल गेन। फिर कैपिटल गेन टैक्स कैसे लगेगा? कैपिटल गेन का 20%, ठीक है, ये आ जाएगा टैक्स जो आपको पे करना होगा। थर्ड सिनेरियो क्या हो सकता है आपका कि ये आ गई 23 जुलाई 2024, राइट, आपने कोई कैपिटल एसेट एक्वायर की है, लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर की है इस टाइम पीरियड में कभी भी, ठीक है, इस टाइम पीरियड में 23 जुलाई 2024 से उसके बाद में कभी भी एक्वायर की है, अब आप उसको सेल करते हो, ठीक है, शॉर्ट टर्म सेल करोगे तो वो स्लैब रेट से टैक्सेबल होगी ही। अगर वो लॉन्ग टर्म में आप उसको सेल कर रहे हो, मतलब 2 साल रख के उसके बाद में आप सेल कर रहे हो, तो फिर कैसे टैक्स कैपिटल गेन निकालोगे? कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। कैपिटल गेन टैक्स कैसे निकालोगे?
तो इसका डायरेक्ट 12.5%। क्या आपको लोअर वाला ऑप्शन मिलेगा? नहीं। तो ये जो ऑप्शन है कि आप लोअर कैपिटल गेन टैक्स पे कर सकते हो, ये उस केस में दिया गया है अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग पहले की एक्वायर कर रखी है और आप उसको 23 जुलाई 2024 से उसके बाद में सेल करते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, तो उस वाले केस में आप कोई भी पे कर दो, विच एवर इज लोअर। दोनों तरीके से निकालो, जिसमें बेनिफिट है वो पे कर दो, ये चीज इसमें है। ओके, वैसे इंडेक्सेशन बेनिफिट बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है हर एक असेट के लिए। ओके, और अगर आप 23 जुलाई 2024 से उसके बाद में कोई लैंड एंड बिल्डिंग को एक्वायर करते हो फिर सेल करते हो तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, जो आपने पहले एक्वायर कर रखी है उनके केस में दे रखा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग सेल करने का। ठीक है, तो लैंड परचेज की थी कब? 26 जनवरी 2020 को। ठीक है, 25 लाख रुपए, मतलब 23 जुलाई 2024 से पहले परचेज की गई थी 25 लाख रुपए में। ओके, सेल हमने कर दी 18 अक्टूबर 2024 को 45 लाख रुपए में, मतलब 23 जुलाई 2024 के बाद में सेल की गई है। ठीक है, इस केस में आपको लोअर का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, जो CII है आपका जिस दिन जो मतलब सेल वाला ईयर था ये वाला, उसका है 363, और जो परचेज वाला ईयर था ये वाला, इसका है 289। क्या हमको कंप्यूट करना है? कैपिटल गेन कंप्यूट करना है और कैपिटल गेन टैक्स कंप्यूट करना है। तो जो आप कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे 23 जुलाई 2024 के बाद में, तो कैपिटल गेन हमेशा क्या होगा? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20 लाख रुपए का आपका कैपिटल गेन आ गया। ठीक है, अब आप टैक्स निकालोगे तो टैक्सेशन के पर्पज से आपको क्या मिल जाएगा? बेनिफिट। ठीक है, विच एवर इज लोअर का। ओके, पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा कैपिटल गेन आया सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20 लाख रुपए, 20 लाख का 12.5% निकाल दो, 2.5 लाख रुपए आ गया। दूसरा ऑप्शन क्या है? पहले की तरह कैलकुलेट कर लो, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कैसे? महंगाई का, इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेके। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी? 25 लाख रुपए। अब ये 25 लाख रुपए जो हमने परचेज की थी 4 साल पहले, 25 लाख रुपए में परचेज की थी, आज उस 25 लाख की वैल्यू क्या हो जाएगी? CII से निकाल लेंगे। तो 25 लाख 4 साल पहले हमारा CII कितना था? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 289 का, और इस साल का 24-25 का CII कितना? 363। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 25 लाख 12,1111। तो मतलब 25 लाख में हमने परचेज की थी, लेकिन आज जो महंगाई के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 25 लाख 12,111। तो जो हमारा सेल प्राइस था उसमें से ये माइनस कर देंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या आ गया? गेन आ गया 19,87,889 का। इस पर 20% के रेट से टैक्स निकाल देंगे, ये आ जाएगा हमारा कैपिटल गेन टैक्स 3,97,578 का। क्या हो जाएगा? विच एवर इज लोअर। लोअर क्या आ रहा है? 2.5 लाख रुपए। टैक्स कितना पे कर दोगे आप? 2.5 लाख रुपए। क्लियर? तो ये थी आज की पूरी कैपिटल गेन टैक्सेशन से रिलेटेड वीडियो। सारे जो अमेंडमेंट्स थे वो मैंने कवर करके बनाई है। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।